हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो चालुक्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। साथ ही इनसे संबंधित 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानने वाले हो। जैसे कि गाइज अधिकतर लोगों ने कहा सर चालुक्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में एक क्वेश्चन बना दिया जाए। इसलिए आज के इस सेशन में हम लोग चालुक्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको परिचय देने हैं। परिचय: दक्षिण भारत के इतिहास में चालुक्य वंश का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिसने 6ठी शताब्दी ईसा से 12वीं शताब्दी ईसा के बीच तक दक्षिण और मध्य भारत के एक बड़े भाग पर अपना शासन किया था। चालुक्य वंश के बारे में यह कहा जाता है कि भारत में इस वंश का 3 शाखाएं थी। जैसे कि जो चालुक्य वंश है दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसका जो शासनकाल का अवधि था वो 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा तक मानी जाती है। उसके बाद गए चालुक्यों के जो शाखाएं थी वो 3 थी। कौन कौन थी? पहला था बादामी या वातापी के चालुक्य। चालुक्यों में सबसे पुराना वंश बादामी वंश को माना जाता है। इनका शासनकाल 543 से 757 ईसा के बीच मानी जाती है। इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल वातापी बादामी या बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। दूसरा जो इसका है गाइज वो है वेंगी के चालुक्य वंश। वेंगी के चालुक्य वंश को दूसरी शाखा मानी जाती है। इसकी राजधानी वेंगी में थी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे पूर्वी शाखा भी कही जाती है। और तीसरी जो थी वो थे कल्याणी के चालुक्य वंश। यह चालुक्यों की तीसरी शाखा थी। इसे पश्चिम शाखा भी कहा जाता है। इस वंश की स्थापना तेलव द्वितीय ने की थी। तो इस प्रकार से गाइज जो चालुक्य के वंश थे वो 3 वंश थे, बादामी, वेंगी और कल्याणी। तो आपको इन तीनों को ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बनाने हैं वो है चालुक्यों के सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। चालुक्यों की कला एवं स्थापत्य कला। चालुक्य के शासन काल में कला और स्थापत्य कला के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस समय कई गुफा का मंदिर निर्माण कराया गया, जिसमें सुंदर भित्ति चित्र भी दर्शाया गया था। चालुक्य मंदिर निर्माण की शैली को बेसर शैली कही जाती है। यानी कि चालुक्य के शासनकाल के दौरान कला के क्षेत्रों में भी प्रगति हुआ गाइज। जैसे कि इस समय गुफा मंदिर का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में हुआ था, जिनमें भित्ति चित्र भी दर्शाया गया था। भित्ति चित्र हम लोग किसे कहते हैं? जैसे कोई दीवार पर चित्र दर्शाया जाता है उन्हें हम भित्ति चित्र कहते हैं। उसके बाद जो है गाइज वो है बेसर शैली को ही कर्नाटक द्रविड़ शैली अथवा चालुक्य शैली भी कही जाती है। इस शैली में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों को मिश्रित करके मंदिर को निर्मित किया गया था। चालुक्य के मंदिरों से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पट्टलकालु है। यहाँ पर 4 मंदिर नागर शैली में और 6 मंदिर द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम में विरूपाक्ष तथा सम्मेश्वर मंदिर है। पट्टलकल्लु मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी के बने हुए हैं। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म दोनों प्रकार के हैं। उसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाने हैं मूर्तिकला। चालुक्य शासन काल में मूर्तिकला की भी प्रगति हुई। बादामी में मिले 3 हिंदू तथा 1 जैन होलों में अनेक सुंदर मूर्तियां मिलती है। एक गुफा होलों में विष्णु की 1 मूर्ति तथा नरसिंह की 2 मूर्तियां बहुत सुंदर मिलती है। विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर शिव, नागिनियों तथा रामायण के दृश्यों की मूर्ति बनाई गई है। एलोरा की अनेक मूर्तियां चालुक्यों के शासनकाल में बनाई गई है। विरूपाक्ष मंदिर अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक है, जिसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की रानी ने बनवाई थी। यानी कि मूर्ति कला में भी इनका प्रगति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनाने हैं गाइज वो है चित्रकला। अजंता और एलोरा की गुफाएं अपनी सुंदर चित्रकला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ये दोनों राज्य चालुक्य राज्य में स्थित थे। विद्वानों की राय है कि इनमें से कई चित्र चालुक्य शासनकाल में बनाई गई है। अजंता के एक चित्र में ईरानी दूत मंडल को पुलकेशिन द्वितीय के समक्ष अभिवादन करते हुए दिखाया गया है। अनेक स्थानों पर गुफाओं की दीवारों को सजाने के लिए भी चित्र बनाए गए हैं। इन चित्र में बहुत से लोगों को भगवान विष्णु की उपासना करते हुए दिखाया गया। यह इतना सुंदर है कि दर्शक लोग देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यानी कि चित्रकला के क्षेत्रों में भी इनकी कला अगर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट बनाने हैं वो आर्थिक जीवन। चालुक्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ के लोग कृषि के साथ पशुपालन के कार्य को भी करते थे। यह लोग कृषि कार्य के लिए नदियाँ, तालाब, कुएं तथा बांधों की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से फसलें चावल, जौ, ज्वार और गेहूं की खेती करते थे।
इनका व्यापार विदेशों में भी था। व्यापारिक वस्तुएं नमक, मसाले, धान, लोहा, कपड़ा, कपूर इत्यादि, नारियल इत्यादि था। इस प्रकार से गाइस इनका जो आर्थिक जीवन था तो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। ये लोग मुख्य रूप से चावल, जौ, ज्वार और गेहूं की खेती करते थे। इनका विदेशों में व्यापार था। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाने हैं चालुक्यों की धार्मिक जीवन। चालुक्य ब्राह्मण धर्म को मानते थे। उनके प्रमुख देवता विष्णु थे। इसके अलावा वे लोग शिव की भी पूजा करते थे। वाराह उनका पारिवारिक चिन्ह था। विष्णु तथा शिव के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। यानी कि गाइज ये जो लोग थे वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। इनके जो प्रमुख देवता थे वो थे विष्णु। इसके अलावा ये लोग शिव की भी पूजा करते थे। इनका जो है चिन्ह क्या था? वाराह था। वाराह उसे कहा जाता है गाइज, जैसे कि साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो वाराह मीन्स होता है पृथ्वी का रक्षक। वाराह हम उसे कहेंगे जब पृथ्वी पर पापियों का घड़ा भर जाता है तो भगवान अलग अलग अवतार लेकर आते हैं और अपने पापियों को नष्ट कर देते हैं। वाराह जो है विष्णु भगवान के तीसरे अवतार माने जाते हैं। चालुक्य वंश ब्राह्मण थे, फिर भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु का व्यवहार करता था, यानी किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता था। उनकी धार्मिक नीति सहिष्णु थी, जिसके कारण ही दक्षिण भारत में जैन तथा बौद्ध धर्म के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया। चालुक्यों के लेखों से यह पता चलता है कि उन्होंने जैन साधुओं को दान दिए थे। ऐहोल अभिलेखों के रचयिता रवि कीर्ति एक जैन थे, जिन्हें पुलकेशिन द्वितीय ने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाने हैं सामाजिक जीवन। चालुक्यों के शासनकाल के दौरान भी समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च होते थे। इनका कार्य पूजा पाठ, यह करना, दान लेना तथा दान देना था। राजा इन्हें कुछ भूमि दान में भी देते थे, जिन पर टैक्स मुक्त होता था। यानी कि चालुक्यों के जो सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करें तो इस समय जो है समाज वर्ण व्यवस्था में आधारित था। चालुक्यों के समय स्त्रियों की जो दशा थी बेहतर थी। उच्च वर्ग की जो स्त्रियां होती थी वह शासन में चलाने में भी भाग लेती थी। कुछ रानियां अपने पति के साथ मिलकर शासन व्यवस्था को भी चलाती थी। इस समय सती प्रथा का प्रचलन था। ये लोग मनोरंजन के लिए बांसुरी, ढोल, मंजीरा नृत्य भी करते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने से पहले गाइज, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको पता है इस प्रकार से क्वेश्चन लिखने में काफ़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है गाइज। यकीन मानिए आपकी एक लाइक सब्सक्राइब मुझे अंदर से मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। फर्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय के विजयों के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से। दूसरा है कि इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन बादामी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर है पुलकेशिन प्रथम। जैसे चौथा है कि स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला दक्षिण भारत में पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के शासन में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यानी लोकेश्वर मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर बनाया गया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय के समय। छठा क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में से कौन बादामी के चालुक्य राजवंश का अंतिम शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा कीर्तिवर्मन द्वितीय। सातवां है कि निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के शासन काल में महाभारत का तमिल अनुवाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राज नरेंद्र। ये भी काफ़ी प्रतापी शासक थे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आठवां क्वेश्चन है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल यानी कर्नाटक में। नौवां है गाइज कि बादामी या वातापी के चालुक्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 543 से 757 ईसा के बीच। 10वां है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय चीनी यात्री आए थे ह्वेनसांग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। गाइज आप लोगों का दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन यह था कि सर क्या एग्ज़ाम में हम ब्लैक पेन से हेडिंग बना सकते हैं? तो हाँ, ऑफकोर्स आप बना सकते हो। आप लोगों का यह भी कहना था कि उसमें मार्क्स कटते हैं क्या? तो मैं बता दूं जी नहीं, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटते हैं, बल्कि आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए सभी को ब्लैक पेन से ही हेडिंग बनाना है। आप लोगों का दूसरा सवाल था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री कोर थर्ड में पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पूछा भी जा सकता है या नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जो अपने सिलेबस को पूरा कवर करते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर क्या पूछे या ना पूछे,
क्योंकि आपको पता है गाइज, एक लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम जो होता है वो हज़ारों लाखों लोगों के बीच होता है। आपको उनसे कुछ अलग करना है, आपको उनसे अधिक मार्क्स लाने हैं तो सही दिशा में आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सबसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आई होप मैंने आपको जो समझाया समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।